GRPA 2 असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन टैब में जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर क्वेश्चन है। रिलेशनल ऑपरेटर्स 6 होते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सेट्रा। एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, जैसे एंड, नॉट, और। अब हम आ जाते हैं अपने कोड पर। यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल ए की वैल्यू दी है 5, प्राइस 1 दिया है 50 एंड डिस्काउंट 1 है 4 विच इज़ गिवन इन परसेंटेज। ऑल्सो प्राइस 2 गिवन है 60 और डिस्काउंट 2 है 8। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आउटपुट 1 में हमें चाहिए ए, ये ट्रू होगा जब ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये 3 डॉट हटा देते हैं और हम लिखेंगे ए ग्रेटर इक्वल टू 5, इतना ही लिखना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए ग्रेटर 4, वो भी ठीक होता। आउटपुट 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ए इज़ डिविजिबल बाय 5। तो अगर आपने GRPA 1 का मेरा वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि एक हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर होता है जिसको कि परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं। तो जब हम a को, अगर हमें 5 से डिवाइड करना है, a इज़ डिविजिबल बाय 5 का क्या मतलब है कि a को हम 5 से डिवाइड करेंगे और कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे लॉजिक लगेगा। तो a परसेंटेज 5 एंड दिस शुड बी इक्वल टू, डबल 2 बार इक्वल टू लगाया है, डबल इक्वल टू 0। तो यानी कि a की जो वैल्यू है उसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। दिस इक्वल टू 0 मतलब कि कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, यानी कि a पूरा डिविजिबल है 5 से। अब हम नेक्स्ट आते हैं आउटपुट 3 के लिए। ट्रू इफ a इज ऑड नंबर लेस देन 10। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आउट करने की बात है कि a इज ऑड नंबर होना चाहिए। एंड, यहाँ पे एंड लिखा नहीं है बट हम इसे एज्यूम करेंगे कि एंड लिखा है, क्योंकि बोल रहा है a इज ऑड नंबर हो और साथ में वो 10 से कम हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a ऑड नंबर पता लगाना है। ऑड नंबर कैसे पता लगाएंगे? जैसे हम अपने सिंपल मैथ्स में पता लगाते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आ गया तो वो ऑड नंबर है। तो हम लिखेंगे a परसेंटेज 2, और जैसे ऊपर में हमने लिखा था कि वो इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए, अभी हम कह रहे हैं कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन से हमें पता लगेगा कि ये एक ऑड नंबर है। एंड और क्या हमें चाहिए कि a लेस देन 10 हो, तो a लेस देन 10। आउटपुट 4 पे देख लेते हैं। ट्रू इफ a इज ऑड नंबर, जो कि चलिए हमें ऊपर से ही पता लग जाएगा आउटपुट 3 से, एंड इट्स विद इन द रेंज -10 एंड 10, यानी कि इसमें 3 कंडीशन है। a ऑड नंबर होना चाहिए और वो -10 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे a परसेंट 2 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब हो गया कि ये ऑड नंबर हो गया। एंड a होना चाहिए -10 से बड़ा एंड a होना चाहिए 10 से छोटा। इस तरह से ये हमारी तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगी। नेक्स्ट देखिए आउटपुट 5, a हैज़ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स बट नॉट मोर देन 10 डिजिट्स। तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि हमें यहाँ पे डिजिट्स गिनना है। ऐसे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a में केवल एक ही डिजिट है, लेकिन अगर a की कोई दूसरी वैल्यू दे दे तो भी हमारा प्रोग्राम ठीक होना चाहिए। तो a हैज़ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, a को हम पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ जो a इंटीजर है वो अब यहाँ पे हमारा वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हो गया है। और अब हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का एक फंक्शन है, लेंथ फंक्शन। ये पता लग गया तो
इस पूरे सिस्टम से, इतने कोड से हमें ये पता लग रहा है कि a जो पहले तो इंटीजर था बट अब बाद में वो स्ट्रिंग हो गया है और उसकी लेंथ क्या है। तो अब ये लेंथ इवन नंबर होनी चाहिए, यानी कि दिस परसेंटेज 2 और इवन नंबर के लिए इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इसकी लेंथ यानी नंबर ऑफ डिजिट्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। और क्या पता लगाना है, बट नॉट मोर देन 10 डिजिट्स। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये जो बट है, बट इज नथिंग बट एंड, यहाँ पे भी बट लिखा है पर उसको एंड की तरह ही देखेंगे। एंड एंड नॉट मोर देन 10 डिजिट्स। तो हमने ये पता लगा लिया कि ये इवन नंबर है। एंड फिर से इस फंक्शन को मैं रिपीट कर रही हूँ, इस कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन को, ये जो लेंथ है नॉट लेस देन 10, सो दैट मीन्स इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। सो दैट हम यहाँ पे देखिए दोनों बातें हो गई हैं। a हैज़ इवन नंबर ऑफ डिजिट्स एंड a हैज़ नॉट मोर देन 10 डिजिट्स। तो a की डिजिट्स इवन है वो हमने यहाँ से पता लग जाएगा, और a की जो डिजिट्स हैं वो 10 से कम ही है, यानी नॉट मोर देन 10। तो हमें ये पता लग जाएगा। ऑफर नेक्स्ट देख लेते हैं। इज ऑफर चीपर, ऑफर वन चीपर, ऑफर वन हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली चीपर। स्ट्रिक्टली चीपर का क्या मतलब है कि हमें इसको चेक करना है कि ये लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू नहीं लगा सकते हैं क्योंकि तब वो बराबर भी हो सकता है किसी कंडीशन में, तो हमें सिर्फ लेस देन चेक करना होगा। सो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जैसा कि हमने असाइनमेंट 1 में किया था कि हमें डिस्काउंटेड प्राइस का पता लगाया था, तो यहाँ पे हम पहले प्राइस 1 और डिस्काउंट 1 लेकर के देख लेते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस कितना है। तो लिखेंगे प्राइस 1 माइनस प्राइस 1 का कितना डिस्काउंट है, प्राइस 1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट 1 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया हमारा प्राइस 1 का डिस्काउंटेड प्राइस। अगर हमने किसी सामान को इस प्राइस और इस डिस्काउंट के साथ लिया है तो डिस्काउंट के बाद वो क्या कैलकुलेट होगा वो ये, और इसको मैं डाल देती हूँ एक ब्रैकेट में क्योंकि ये होना चाहिए लेस देन। हमें लिखा है कौन सा ऑफ़र चीपर है, तो कौन सा ऑफ़र चीपर होगा, जब जिस ऑफ़र में हमें कम प्राइस देना पड़ेगा, कम पैसे देने पड़ेंगे, वो चीपर होगा। तो हम प्राइस 1 और डिस्काउंट 1 से निकाल लेंगे कि हमें कितने पैसे देने हैं, और प्राइस 2 और डिस्काउंट 2 से निकाल लेंगे कि हमें कितने पैसे देने हैं, और बस दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो अभी हमने प्राइस 1 का निकाला है, अब हम प्राइस 2 का ले लेते हैं। प्राइस 2 और प्राइस 2 में से क्या निकाल देते हैं, प्राइस 2 का क्या डिस्काउंट है एंड देन डिवाइडेड बाय 100। ये इससे हमें देखिए यहाँ पे जो हमने एक तो स्ट्रिक्टली चीपर लिखा है तो उसके लिए लेस देन लिया है, और प्राइस 1 में से प्राइस 1 का डिस्काउंट का प्राइस निकाल दिया है, तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे पता लग गया। और इधर प्राइस 2 में से निकाल दिया हमने, माइनस कर दिया प्राइस 2 का डिस्काउंटेड, तो हमें पता लग गया कितने देने पड़ेंगे। तो चलिए अभी ये कंप्लीट हो गया है। लेट्स डू द टेस्ट रन। और टेस्ट रन में हमें पता चला कि हमारे सारे केसेस सही थे। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये मेरा पहला आउटपुट नहीं है, इसको करने के लिए मुझे भी 2-3 बार करना पड़ा था क्योंकि कई गलतियां आ रही थी। तो अब मैं आपके साथ मेरी गलतियां शेयर करती हूँ। पहला तो मैंने यहाँ पे ये एंड कैपिटल में लिख दिया था, कि मैंने सिर्फ एक चेंज किया है पूरे कोड में कि एंड को कैपिटल में लिख दिया है। और अब जब मैं टेस्ट रन करती हूँ तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। देखिए तुरंत ही और प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे एंड कैपिटल को दिखा रहा है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो ऑपरेटर्स हैं
कोई भी फंक्शन है ये सभी स्मॉल लेटर्स में ही लिखने हैं। एक तो इसका सबक है GRPA 2 का कि ये पता लग गया कि सभी स्मॉल लेटर में होने चाहिए। दूसरी गलती और क्या हो सकती है गलती, मैंने इस लेंथ फंक्शन को यूं लिख दिया था लेंथ, और इस स्ट्रिंग फंक्शन को भी यूं स्ट्रिंग लिख दिया था, लेकिन ये गलत है। ये यहाँ पे बोल रहा है नेम लेंथ इज नॉट डिफाइंड। तो चलिए लेंथ ठीक कर लेते हैं, यानी कि फिर मैंने पता किया कि ये तो केवल लेन होता है, लेंथ नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर जैसे ही लेंथ ठीक किया तो एक दूसरी एरर आ जाएगी कि बोलेगा कि स्ट्रिंग भी नॉट डिफाइंड, नेम स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्ट्रिंग नाम से कुछ नहीं है, फंक्शन का नाम है str। तो इन बातों का आप भी बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अभी सारी गलतियां ठीक हो गई हैं, एक बार फिर से टेस्ट रन कर लेते हैं और होपफुली ये सारे आंसर ठीक हो जाएंगे और हम असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं।